तो चलिए आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के एक बहुत ही जबरदस्त टूल क्रॉस प्रोडक्ट को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। इसकी शुरुआत एक बहुत ही आम से सवाल से करते हैं, एक ऐसा काम जो हम सब ने कभी ना कभी किया ही होगा। भाई, एक बोल्ट कसने का 3D स्पेस में लगने वाली फोर्सेस को कैलकुलेट करने से आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? इसका जवाब एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को सामने लाता है, जिसे इंजीनियर्स पुल बनाने से लेकर रोबोटिक आर्म्स तक हर चीज डिजाइन करने में इस्तेमाल करते हैं। और जवाब है क्रॉस प्रोडक्ट। इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है एक रिंच से बोल्ट कसने के बारे में सोचना। मान लीजिए जो रिंच है वो एक पोजीशन वेक्टर R है। हैंडल पर जो हम जोर लगा रहे हैं वो एक फोर्स वेक्टर F है, और इन दोनों के असर से जो घुमाव पैदा हो रहा है उसे मोमेंट कहते हैं, और इसी मोमेंट को हम क्रॉस प्रोडक्ट से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब जरा गहराई में उतरते हैं और ठीक से समझते हैं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट आखिर है क्या। देखिए, डॉट प्रोडक्ट से हमें एक स्केलर वैल्यू मिलती है, यानी सिर्फ एक नंबर। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट बिल्कुल अलग है। ये हमें एकदम नया वेक्टर देता है, जिसका अपना मैग्नीट्यूड भी होता है और अपनी डायरेक्शन भी। तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, यानी कि ये जो नया वेक्टर बना है वो कितना पावरफुल है। इसका फॉर्मूला बताता है कि घुमाव का असर कितना होगा, और ये असर सबसे ज्यादा तब होता है जब वेक्टर्स के बीच का एंगल ठीक 90 डिग्री हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे रिंच को जब हम एकदम सीधा खींचते हैं तो सबसे ज्यादा टॉर्क लगता है। अब बात आती है डायरेक्शन की, कि ये घुमाव आखिर किस तरफ होगा। इसके लिए एक बहुत ही शानदार नियम है, राइट हैंड रूल। बस अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाइए। आपका अंगूठा जिस दिशा में होगा वही है हमारे नए वेक्टर C की दिशा। ये बिल्कुल वही दिशा है जिसमें हमारा बोल्ट आगे बढ़े। चलिए अब इसके नियमों को देखते हैं, क्योंकि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद पहली बार में थोड़ी अजीब लगें। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, A क्रॉस B B क्रॉस A के बराबर नहीं होता। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही हम वेक्टर्स का क्रम बदलते हैं नतीजा एकदम उल्टा हो जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप पहले बोल्ट को कस रहे थे और क्रम बदलते ही अब उसे ढीला करने लगे। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर सब कुछ है। लेकिन हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट कुछ जाने पहचाने नियमों को भी मानता है जो हमारे नॉर्मल अलजेब्रा जैसे ही हैं, जैसे कि स्केलर के साथ एसोसिएटिव लॉ और वेक्टर्स को जोड़ने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो कॉन्सेप्ट तो समझ आ गए, पर असल में इंजीनियर्स किसी भी वेक्टर सेट के लिए इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसका राज छुपा है कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स I, J और K के आपसी रिश्तों में। ये हमेशा एक साइकिल में राइट हैंड रूल के हिसाब से चलते हैं। जैसे I को J से क्रॉस करेंगे तो K मिलेगा, और इसी तरह ये पैटर्न चलता रहता है। जब हमारे पास कोई भी जनरल वेक्टर्स हों तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का सबसे असरदार तरीका इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना। इसमें हम I, J और K कंपोनेंट्स को एक एक करके कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमें आखिर में हमारा रिजल्ट वाला वेक्टर मिल जाता है। तो अब हम आते हैं इसके सबसे अहम इस्तेमाल पर और देखते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट इतना ज़रूरी क्यों है। और देखिए, ये सब कुछ इस एक खूबसूरत से फॉर्मूले में सिमट जाता है, M बराबर R क्रॉस F। यानी किसी पॉइंट पर फोर्स का मोमेंट निकालने के लिए बस पोजीशन वेक्टर R को फोर्स वेक्टर F से क्रॉस कर दीजिए। ये चीज़ बहुत सी मुश्किलों को आसान बना देती है। इसका मतलब है कि हम फोर्स को उसकी लाइन ऑफ एक्शन पर कहीं भी खिसका सकते हैं, और इससे मोमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो एक छोटी सी कैलकुलेशन है ना, ये उन अनगिनत ढांचों की स्थिरता और मजबूती तय करने के लिए बेहद जरूरी है, जिन्हें हम रोज देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं। पुलों से लेकर क्रेन तक हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। क्रॉस प्रोडक्ट तो बस एक जरिया है, एक दरवाजा जो हमें फोर्सेस की कॉम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल दुनिया को देखने और समझने में मदद करता है। ये हमें उन अनदेखी ताकतों को समझने की शक्ति देता है जो हमारी दुनिया को चला रही हैं।